हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज़ में। क्लास सेवन्थ ज्योग्राफी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे और क्लास सेवन्थ में अभी तक हम ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 तक कवर कर चुके हैं। 5, 6, 7 चैप्टर जो है, ये जो 3 चैप्टर हैं, इनको हम इस लास्ट पार्ट में कवर करेंगे। होपफुली आपको इससे पहले के चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और अगर उन चैप्टर्स में कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। इससे पहले 6th हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 7th हिस्ट्री हमारी हो गई है और ये 7th ज्योग्राफी का लास्ट पार्ट है। फिर 7th की एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की तीसरी अंतिम किताब बचती है और उस किताब को हम एक ही पार्ट में कोशिश करेंगे कवर करने की। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है यहाँ पर 5वां चैप्टर, जिसका नाम है जल। जल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर परिचय दिया गया है, तो इस परिचय से आप समझ पाएंगे कि क्या क्या इस चैप्टर में समझाने का कार्य किया गया। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ जाता है? तो जल जो है वो वाष्पीकृत हो जाता है। आपने देखा होगा बरसात के समय गड्ढे में पानी भर जाता है और वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया से जो है संघनित होकर वर्षण के रूप में ही बरसता है। वही यहाँ पर दिखाया गया है हमको इस प्रक्रम को। ये जो हमारे पास वर्षा का प्रक्रम है, इस प्रक्रम को हमारे पास यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया है। आप चित्र को देखेंगे तो सबसे पहले पानी वाष्पीकृत हो रहा है। पानी वाष्पीकृत होगा तो वाष्पीकृत होकर के गैसों के रूप में ऊपर की ओर उठेगा, संघनित होगा, एक जगह पर इकट्ठा होगा और फिर वर्षण के रूप में ये नीचे जो है वो बरसेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है, बिल्कुल। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है, बिल्कुल। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। हिम या सहिम वृष्टि के रूप में ये जो है धरती पर नीचे गिरता है। तो इस प्रकार ये जो वृष्टि हो रही है, इसको हम हिम या सहिम वृष्टि कहेंगे। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको हम जल चक्र कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रक्रम में जल जो है वो लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच लगातार चक्कर लगाता रहता है। महासागर से जो है जल महासागर से वाष्पीकृत होगा, ऊपर उठ करके वायुमंडल में आएगा और संघनित होकर के फिर धरती पर गिरेगा। तो ये जो प्रक्रम है, इस प्रक्रम को हम जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। यहाँ पर दिया गया है थलशाला हम किसको कहते हैं? तो यह छोटे घर के पौधे रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है। यहाँ पर एक थलशाला जो है उसका चित्र भी दिया गया है, एक पौधा रखने का बर्तन आप मान सकते हैं। एक क्रियाकलाप हमारे पास यहाँ पर समझाया गया है कि एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदनुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़कें और जार को बंद कर दें। पत्तियां एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है, बिल्कुल। ये आपको जो है प्रयोग से समझाया गया है कैसे संघनित वर्षा होती है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, बिल्कुल। ये प्रयोग से आप समझ सकते हैं कि कैसे पृथ्वी पर वर्षा हो रही है। अगर आपने कांच के जार के अंतर्गत पौधे को रख करके बंद कर दिया तो आप देखेंगे कि उस पर जो पानी आपने छिड़का था वो पत्तियों के माध्यम संघनित होकर के नीचे गिरेगा। बिल्कुल हमारी पृथ्वी भी इसी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों से पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। तो भाई ये धरती है, यहाँ जल वाष्पित होकर वायु के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज जो जल हम हरियाणा में सिंचाई के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वही जल कभी ब्राज़ील में अमेजन नदी में बहता रहता होगा। तो इस प्रकार से आप इस चैप्टर के बेसिक को समझ सकते हैं। अलवण जल के मुख्य स्रोत नहीं,
अलवण जल के मुख्य स्रोत नहीं नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। जो अलवणीय जल है यानी जो नमकीन नहीं है, उसमें जैसे नदी हो गया, ताल हो गया, सोते हो गया, हिमनद हो गया, ये अलवणीय जल है, यानी इसमें नमक की मात्रा नहीं होती है, खारा नहीं होता है पानी, मीठा पानी है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है, इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। तो भाई जो महासागरों का जल होता है उसमें लवण की मात्रा हमको देखने को मिलती है, और ज़्यादातर जो ये लवण होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर क्षारीय होता है। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, प्रमुख समुद्री झीलें और नदियों के बारे में दिखाया गया है। यहाँ आप नदियाँ वगैरह देखेंगे तो ये अमेरिका की मिसिसिपी नदी है, ठीक है। इसमें कुछ झील के बारे में दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये कनाडा की ग्रेट बियर झील है, ग्रेट स्लेव लेक है, विनीपेग लेक है, सुपीरियर झील है, यूरॉन झील है। यहाँ पे अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर 5 झीलें हैं। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर 5 झीलें हैं जिन्हें हम होम्स के नाम से जानते हैं। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर 5 झीलें हैं, इनको हम होम्स के नाम से जानते हैं। एच का मतलब होता है यूरॉन, ओ का मतलब होता है ऑन्टेरियो, एम का मतलब होता है मिशिगन, ई का मतलब होता है इरी और एस का मतलब होता है सुपीरियर। तो ये जो 5 लेक हैं, ये 5 लेक आपके पास अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है। अब जानते हैं सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो है वो झील है। नाइजर नदी अफ्रीका में बहती है। नील नदी जो है मिस्र के अंतर्गत ये एक सबसे बड़ी नदी है। विक्टोरिया झील है आपके यहाँ पर अफ्रीका में। कांगो नदी बहती है, ऑरेंज नदी बहती है। तो इस प्रकार से कुछ नदियों को दिखाया गया है, नदी और झील वगैरह को दिखाया गया है। अगर हम जल का वितरण देखेंगे तो लवणता के लिए आपके पास यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं उसको आपको ध्यान रखना है। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। महासागर की जो औसत लवणता होती है वो ये ध्यान रखना है आपको कि 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा, यानी 1000 ग्राम जल में जो मौजूद नमक की मात्रा होती है वो महासागर की औसत लवणता है। ये 35 भाग प्रति 1000 जो है वो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है। तो इसको आपको ज़रूर नोट करना है कि ये 35 भाग प्रति 1000 ग्राम जो है वो देखने को मिलती है। यानी 1000 अगर महासागरीय जल है तो उसमें 35 ग्राम हमको क्या देखने को मिलता है, नमक देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है लवणता के बारे में। यहाँ पर इजराइल के मृत सागर डेड सी के बारे में दिया गया है। इजराइल जॉर्डन के पास में डेड सी है, मृत सागर है। वो जो मृत सागर है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। भाई पानी का एक सिंपल सा नियम है, पानी जो है अपने से ज़्यादा घनत्व की वस्तु को डुबा देता है और अपने से कम घनत्व की वस्तु को तैराता रहता है। तो जो मृत सागर है, अब घनत्व यानी डेंसिटी कैसे बढ़ सकती है पानी की, तो आप एक प्रयोग से इसको समझ सकते हैं। माना आपने जो है यहाँ पर एक गिलास ले लिया, इस गिलास में अगर आपने सादा पानी डाला और सादे पानी में आपने बिस्किट डाला, तो क्या देखोगे आप कि जो बिस्किट है वो धीरे धीरे नीचे जा कर के बिस्किट सीधे नीचे जा कर के बैठ जाएगा और यहाँ जा कर के घुल जाएगा। वहीं अगर मैं आपको दूसरा एक उदाहरण दूँ, सेम एक जार दूँ और इस पानी में आपने 10 चम्मच नमक मिला दिए। अब जैसे ही आपने 10 चम्मच नमक मिलाई तो आपने पानी की डेंसिटी को बढ़ा दिया। अब आप इसमें बिस्किट डालेंगे तो बिस्किट डूबेगा नहीं। ऐसा ही इजराइल के पास मृत सागर है, उसमें नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि उसकी डेंसिटी बहुत हाई है, वहाँ पर आदमी भी नहीं डूबता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। अब आप लगा सकते हैं कि 1000 ml में 340 ग्राम जो है आपका वहाँ पर लवण है। तो ये सबसे ज़्यादा लवणीय यहाँ पर हमारे पास झील है या सागर है, आप कह सकते हो। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं, यानी डूबते नहीं हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसकी डेंसिटी बढ़ा देती है, सघनता बढ़ा देती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है जल का वितरण। इस टॉपिक को देखते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। बिल्कुल, यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि ज़्यादातर पानी नमकीन है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नमकीन जल जो है वो हमारे लिए कार्य का नहीं है। यहाँ पर निम्नलिखित तालिका में जल के वितरण का प्रतिशत दिया गया। देखो,
महासागरों में 97.3% यहाँ पर जल का प्रतिशत है। बर्फ छत्रक में 2% है। भूमिगत जल जो है वो 0.668% है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो झीलों का अलवण जो है ये 0.009% है। स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलें ये 0.009% है। वायुमंडल में जल की मात्रा, जिसको हम ह्यूमिडिटी आर्द्रता कहते हैं, ये 0.0019% है। नदियों में 0.00। ये टेबल आपको ज़रूर बना लेनी है भाई कि जल का वितरण कैसे कैसे है। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ एक क्रियाकलाप दिया गया है। मान लें कि पृथ्वी की सतह पर संपूर्ण मतलब हाँ, सीधे सीधे वही जो मैं आपको डेंसिटी समझाना चाह रहा था, वही यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? बिल्कुल, पानी का प्रयोग जो है वो सीमित होना चाहिए। तो हम काफ़ी बार जो है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके भविष्य के संसाधनों को समाप्त करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट और ये भी दिया गया है कि क्या आप जानते हैं 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रज्वलित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 22 मार्च को जल संरक्षण विश्व जल दिवस जो है वो आपका यहाँ पर मनाया जाता है। महासागरीय परिसंचरण अगर आप देखेंगे तो समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान होता है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे महासागर की जो तरंगें हैं वो चलती रहती है, इसको आप तरंगें कह सकते हैं, ज्वार भाटा कह सकते हैं या धाराएं कह सकते हैं। ये महासागरीय तरंगों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। सबसे पहले तरंगों की बात करते हैं। यहाँ पर तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं? तो जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। भाई समुद्र की सतह पर हवाएं बही और हवाओं के चलने से वो जो है पानी को भी अपने साथ बहाते हुए ले जाती है, तो इसको हम पवन तरंगें कहते हैं। जितनी तेज पवन बहती है तरंगें उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। तो तरंगें जो हैं वो हवा के कारण उत्पन्न होती है, ये आपको ध्यान रखना है। समुद्र तट पर गेंद खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। तो देखा होगा आपने कि जैसे ही आपके पास समुद्र में पानी में बॉल चले जाती है तो वापस पानी जैसे ही हवा के साथ जो है बीच तक वापस आता है तो ये गेंद भी वापस आ जाती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, इन्हें तरंगें कहते हैं। इस प्रकार आपके पास यहाँ पर दिखाया गया है। तूफान, तेज वायु के चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। तो आपको समझना है भाई, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि तरंगें किसके कारण उत्पन्न हो रही हैं? तो तरंगें समुद्री सतह पर जो पवनें चलती हैं, महासागरीय सतह पर जो पवन चलती है, उनके कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं। जब पवनों की गति यानी महासागरीय तट पर चलने वाली हवाओं की गति जब बहुत तेज होगी तो तब क्या देखने को मिलेगा? ये जो तरंगें हैं ये बहुत ऊपर ऊपर तक उड़ जाएंगी, कई बार 15 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ जाएंगी। तो इतनी ऊंचाई तक उठने वाली ये जो तरंगें हैं इनको हम सुनामी कहते हैं। ये विनाशकारी हो सकती है। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब तक का सबसे जो विशाल सुनामी है उसकी ऊंचाई 150 मीटर मापी गई थी। 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अधिक जो है उसका यहाँ पर चाल थी। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ और सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ये 2004 की सुनामी में डूब गया था। इसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर यह पॉइंट हमारे पास स्थित है। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है भाई, जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगें। क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं,
तो ध्यान रखना है कि सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। कॉलम्स, पिछले चैप्टर में मैंने आपको चक्रवात बताया था ओडिशा के तट पर, सुनामी। हर कॉलम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कब ये कॉलम में क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या हमारे पास बता रहा है, हर चीज़ आपको ध्यान रखनी है कॉलम के अंदर से। तो पहले तो इस कॉलम को देखते हैं। तो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। कब हुआ था? 26 दिसंबर 2004। ये तरंगें भूकंप का परिणाम थी। भूकंप के कारण ये तरंगें उत्पन्न हुई, समुद्री तरंगें, जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। पूछ सकता है भाई, 2004 में जब हिंद महासागर में सुनामी की तरंगें आई भूकंप के कारण, तो उसका अधिकेंद्र यानी जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ वो अधिकेंद्र कहाँ पर था? तो आपको याद होना चाहिए वो अधिकेंद्र सुमात्रा में था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। भाई ये तो सबसे हाईएस्ट है, रिएक्टर पैमाने पर 9 तक ही नंबर होते हैं, इससे ऊपर नंबर ही नहीं होता। तो आप लगा लो सबसे खतरनाक भूकंप था ये। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। यह कारण है कि भूकंप आया। महासागरीय तल 10-20 मीटर स्थापित हो गया, नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया था, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। भाई हेलीकॉप्टर से आप, बिजनेस जो हेलीकॉप्टर है उससे आप इसकी तुलना कर सकते हो, इतनी इसकी गति थी। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप डूब गए। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, वो भी इस समय पर डूब गया था। तो भाई ये ध्यान रखना है आपको कि हुआ क्या था इस समय पे। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जो भारतीय प्लेट है, यानी जो भारत जिस प्लेट पर टिका हुआ है वो, और बर्मा प्लेट जो है, कौन सी प्लेट है यहाँ पर? बर्मा प्लेट। तो भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने के कारण, बर्मा का मतलब म्यांमार, तो भारत की जो प्लेट है वो म्यांमार की प्लेट के नीचे चली गई, जिस कारण पानी को गैप मिल गया और तेजी से ये पानी इस ओर बहने लग गया। तो ये आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कौन सी प्लेट किस प्लेट के नीचे जाने के कारण जो है ये ऐसा सुनामी उत्पन्न हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं भाई हमारे पास। आगे अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र में तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी। इधर सुमात्रा है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर श्रीलंका है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये तरंगें जो हैं इस तरफ को बढ़ी होंगी इस प्रकार से, अंडमान निकोबार से और किसकी ओर को, यहाँ पर सुमात्रा से अंडमान निकोबार और अंडमान निकोबार से श्रीलंका की ओर। तो अब यहाँ पर तरंगों की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति 700-900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी की तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गईं, जिसके फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। आप लगा सकते हो इस आंकड़े को, ध्यान रखनी है भाई एक एक चीज़ इसमें से। 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं। भाई सुनामी का पता 3 घंटे पहले लगाया जा सकता है। पैसिफिक ओशियन में कुछ ऐसे यंत्र लगाए गए हैं जो हमको सुनामी की पूर्व जानकारी दे देते हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है भाई। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपी क्रिया बहुत कम होती है भाई। यहाँ पर जो भूकंपी क्रिया है वो बहुत कम होती है। तमिलनाडु के तट पर सुनामी से विनाश आप देख सकते हो, इस प्रकार से जो है पूरा सब कुछ तबाह कर दिया था। 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, पिछले कई सौ वर्षों में सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी था भाई। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियां एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई भाई। सुनामी का प्रथम संकेत
यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है। जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। भाई वहाँ इकट्ठा होने लगे, बताओ, इस चीज़ को देखने के लिए कि पानी एकदम से जो है नीचे जा रहा है। अब जितने तेज़ी से नीचे जाएगा उतने तेज़ी से वापस आएगा, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है खड़े दर्शकों की जनहानि यहाँ पर हो गई थी। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है भाई, जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो जानकारी के अभाव के कारण जनहानि ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इसलिए आपदा के संदर्भ में प्रत्येक किताब के अंतर्गत समझाने का प्रयास किया जाता है। ज्वार भाटा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, अभी भी आपने देखा होगा पीछे पेपर में ज्वार भाटा से क्वेश्चन हमारे पास आ ही गया था, और वो क्वेश्चन ऐसा था आपको कहीं भी नहीं मिल सकता, मिलेगा तो केवल एनसीईआरटी में ही मिलेगा। आप देखेंगे दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना, ये ज्वार भाटा कहलाता है। देखेंगे भाई, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब पानी उठता है ना ऐसे ऊपर और तट तक आ जाता है, इस प्रकार से उठ करके ये लहरें बह रही हैं और ये पानी अचानक उठ करके तट तक आ गया, इसको ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आता है यानी वापस जाता है फिर शांत हो जाता है, निम्नतर स्तर पर आ जाता है और तट के पीछे चला जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पानी का ऊपर उठना आगे आना ये ज्वार कहला देता है, जबकि अपने निम्न स्तर पर वापस आ जाना वो जो है तट से पीछे चला जाना उसे भाटा कहा जाता है। तो ज्वार और भाटा 2 अलग अलग चीज़ें हैं भाई। बहुत बार हमारे पास क्वेश्चन आया कि ज्वार भाटा क्यों उत्पन्न होता है। भाई ज्वार भाटा उत्पन्न होने का एकमात्र कारण जो है वो है यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की गति। सूर्य चंद्रमा की गति के कारण, पृथ्वी और चंद्रमा की गति के कारण, या फिर सूर्य और चंद्रमा के कारण जो है यहाँ पर ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं भाई। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कैसे सूर्य और चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ज्वार भाटा उत्पन्न हो रहे हैं। तो ज्वार आप अच्छे से समझिए किसको कहते हैं। जब तरंगें ऊपर उठ करके इस प्रकार से पीछे की ओर जाती है तो उसको ज्वार कहते हैं, वापस आकर के नीचे बैठेगी तो उसको भाटा कहते हैं। काफ़ी बार पूछता है किसकी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा। अगर पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय, अब अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी का जो जलीय क्षेत्र है अगर वो चंद्रमा के निकट है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, और अगर पृथ्वी का जो जल है वो चंद्रमा के निकट है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण जल से अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। भाई आप एक बात देखो, एक सीधी सी बात है, कोई भी 2 पिंड एक दूसरे की ओर, कोई भी 2 स्वतंत्र पिंड एक दूसरे की ओर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं। माना मैं आपको इस स्थिति को समझाने का प्रयास करूं तो मैं आपको इसको इस प्रकार समझा सकता हूं। मैं यहाँ पर एक ब्लैंक फॉर्मेट ले लेता हूं, इससे मैं बताने का प्रयास करूँगा। मैंने माना कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा घूर्णन कर रहा है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूर्णन कर रहा है। आप जानते हैं चंद्रमा 28 दिन में हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा देता है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी का उपग्रह है तो पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा। अगर यहाँ पर आप एक चीज़ को समझना, पृथ्वी का माना इस भाग में पानी है, माना इस भाग में पानी है, और ये पानी वाला भाग चंद्रमा के निकट है, तो चंद्रमा क्या करेगा, अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इस पानी को अपनी ओर खींचेगा, और जैसे चंद्रमा अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इस पानी को अपनी ओर खींचेगा तो समुद्री लहरें ऊपर उठेंगी। इस स्थिति को हम ज्वार कहते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया था कि जब पृथ्वी का जल जो है चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल से जल को अपनी ओर खींचता है, अभिकर्षित करता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। भाई बताया मैंने अभी। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। भाई जब पूर्णिमा या अमावस्या का दिन होता है तो तब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस समय सबसे उच्च ज्वार उठते हैं। ध्यान रखना है आपको, पूर्णिमा और अमावस्या के समय पर सबसे उच्च ज्वार उठते हैं जब तीनों एक रेखा में होते हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी का जल को जो है सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने गुरुत्वाकर्षण बल से जो है वो उठाते हैं। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहा जाता है। ध्यान रखना भाई, ये लघु ज्वार भाटा है जब केवल चंद्रमा पृथ्वी के जल को खींच रहा है। जब तीनों एक ही स्थिति में है, आपको ये फिगर बनाने पड़ेंगे भाई, एक फिगर बनाना पड़ेगा आपको ये सांकेतिक तौर पर अपने आप से समझने के लिए। तो जब ये तीनों एक स्थिति में है, एक ही रेखा में है, तो तब ज्वार भयानक तरीके से उत्पन्न होगा। पृथ्वी के जल पर भयंकर गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर चंद्रमा का भी लगेगा और सूर्य का भी लगेगा, तो बड़ा ज्वार उत्पन्न होगा। और जब बड़ा ज्वार उत्पन्न होता है तो उसी को हम बृहत ज्वार कहते हैं, जो यहाँ पर बताया गया है। हमने देखा कि इसी को हम बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे, चांद पहले या अंतिम चतुर्थांश में होता है, अपने पहले अंश में या अंतिम चतुर्थांश में होगा, तो उस समय क्या देखने को मिलेगा? उस समय विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल जो है, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है। भाई जब सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में तरंगें जो है वो वापस जाएंगी। इस स्थिति को हम भाटा कहते हैं। जैसे इस स्थिति को हम यहाँ पर भाटा कहते हैं भाई। आप यहाँ पर देखेंगे तो परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछली पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ज्वार भाटा में, वो सब आपको नोट कर लेने हैं भाई। इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है। एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें। बाल्टी के एक ओर निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें, दूसरी ओर फ्रिज से बर्फ़ निकालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया, ये जो है संवहन की प्रक्रिया वगैरह यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ महासागरीय धाराएं। ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखो, महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है। एक होती है गर्म जलधारा, एक होती है ठंडी जलधारा। महासागरीय जलधाराओं को यहाँ प्रदर्शित किया गया। मैंने ये टॉपिक काफ़ी बार आपके पास क्लास में भी पढ़ाया है और क्लास में भी मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो इससे आप महासागरीय जलधाराओं को आसानी से समझ पाएंगे। देखो, ये 0 डिग्री की रेखा है, ये 0 डिग्री की रेखा है। जो 0 डिग्री की रेखा है वो 0 डिग्री की रेखा के पास सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें हमेशा जो है सीधी पड़ती है। भाई, इतनी बात तो आप अब तक समझ चुके होंगे कि सबसे ज़्यादा गर्मी 0 डिग्री पर पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है भाई। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 हमारे पास महासागर हैं। ये हमारे पास हिंद महासागर है, ये हमारे पास जो है प्रशांत महासागर है, ये हमारे पास अटलांटिक महासागर है, ये वाला महासागर अटलांटिक महासागर है, और ये महासागर प्रशांत महासागर है जो यहाँ तक है, आप देख पा रहे हैं। तो इन तीनों महासागरों को हम किस प्रकार से समझें? तो अगर आप देखेंगे तो विषुवत रेखा के पास की जो जलधारा होगी, जैसे यहाँ पर विषुवत रेखीय जो जलधारा होगी, ये गर्म जलधारा होगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ब्लैंक मैप ले लेना है। जलधारा को मैं आपको समझाने के लिए एक सबसे बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ आपको इसको याद करने का। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इस प्रकार से एक ब्लैंक मैप ले लें। वर्ल्ड का जो एक ब्लैंक मैप है वो ले लें। जैसे रेड कलर से और ब्लू कलर से इसमें जलधाराओं को दिखाया गया है, बिल्कुल आप अपने मैप में एज इट इज़ इन जलधाराओं को भर लें। और जो ब्लू कलर की जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, और जो रेड कलर की जलधारा है वो गर्म जलधारा है। पेपर में आपसे इतना ही पूछता है जलधाराओं से कि कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है।
और अगर मैं एक दिन इस टॉपिक को क्लास में पढ़ाऊंगा तो आपको ये एक बार में ही याद हो जाएंगी। ये बड़ा आसान टॉपिक है, मैंने काफ़ी बार क्लास में इस टॉपिक को डिस्कस भी किया है भाई। तो अगर यहाँ पर आपको किसी प्रकार की मुश्किल हो रही है, आपने पढ़ा नहीं है इस टॉपिक को पहले, तो आपको कुछ नहीं करना है, ब्लैंक मैप ले लेना है और एज इट इज़, जैसे आप यहाँ पे देखोगे इस जलधारा को गल्फ स्ट्रीम नाम लिखा गया है, इसको कैनरीज की धारा नाम लिखा गया, ब्लू कलर से डिनोट किया गया। तो जिसको ब्लू से डिनोट किया है वो ठंडी जलधारा है, जिसको रेड से डिनोट किया है वो गर्म जलधारा है। पेपर में आपसे जैसे यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे लेब्राडोर की धारा है, लेकिन इसको ब्लू कलर से डिनोट किया है तो कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। वहीं आप देखोगे यहाँ पे अलास्का की धारा है, लेकिन इसको रेड से डिनोट किया है। अब बोलेगा कैसी है, तो आप बोलना गर्म जलधारा है। बस यही पूछता है कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, और बाकी कुछ नहीं। तो इस फिगर को आप ज़रूर जो है वो बना लें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और आप ब्लैंक मैप में इसको ज़रूर भरें। देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। महासागरीय धाराएं जो हैं वो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। अगर हम इन जलधाराओं के बारे में बात करें तो महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया। दूसरा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सामान्यतः गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। आपने देखा भूमध्य रेखा के पास गर्म जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, जबकि आप देखेंगे कि जो उच्च ठंडी जलधाराएं हैं वो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों या उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मैंने आपको पढ़ा रखा है ये भी कि जहाँ एक गर्म और एक ठंडी जलधारा आपस में मिलती है, जैसे आपने देखा लेब्राडोर के सागर के पास ये लेब्राडोर की धारा है, ये एक ठंडी जलधारा है, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जाती है, यहाँ पर मिल जाती है तो एकदम कुहासा छा जाता है, एकदम कोहरा छा जाता। अगर गर्म पानी ठंडा पानी एक साथ मिलाएंगे तो एकदम धुआं उड़ जाएगा बिल्कुल। तो ये जो जगह होती है मछली पालन के लिए सबसे अच्छी होती है। पहले ये जगह सबसे खतरनाक भी मानी जाती थी क्योंकि समुद्री जहाज सबसे ज़्यादा इसी जगह पर डूबते थे। टाइटैनिक भी यहीं पर डूबा था भाई, वो भी स्टोरी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्लास में सभी चीज़ों को। कभी ना कभी मैंने इसको ज़रूर यहाँ पर आपको डिस्कस करवाया होगा। अब यहाँ पर अगर आपको फिर भी इससे कोई दिक्कत रहती है इस टॉपिक से तो आप ज़रूर मेरे को इसमें क्लियर करें भाई। जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं कोहरे वाला मौसम बना रहता है बिल्कुल, और फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, यानी नाव वगैरह चलाने में बाधा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्षण क्या है, जल चक्र क्या है, ये सब हमने पढ़ा, ज्वार भाटा वगैरह वगैरह। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। एक बार ओल्ड एनसीईआरटी से इस चैप्टर को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर, ये वाला चैप्टर तो हमने कर लिया था कंप्लीट। अब इसके बाद हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी में मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि डाटा में कोई चेंज वगैरह तो नहीं है। वायु हमने पढ़ लिया था, ये हमने वहाँ पर देखा था, बिल्कुल सेम चैप्टर है ओल्ड में भी। इसके बाद जल वाला चैप्टर ये हमने जो अभी न्यू एनसीईआरटी से कवर किया, तो इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है, कोई भी ज़्यादा यहाँ पर चेंज वगैरह नहीं है। जो भी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी वही चीज़ें इस चैप्टर में भी दी गई हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है ओल्ड एनसीईआरटी में प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। न्यू एनसीईआरटी में देखेंगे तो न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को देख लेंगे कहना क्या चाह रहा है, और दोनों चैप्टर के अंदर हम फटाफट से इसको कवर भी कर लेंगे। तो कोई बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, आप देख पा रहे होंगे। इनमें हालांकि जो चीज़ें दी गई हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो देख लेते हैं एक बार क्या इस चैप्टर के अंदर हमारे पास काम की चीज़ें हैं और क्या क्या यहाँ पर हमको याद रखना है। तो आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 और सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का परिचय। परिचय में यहाँ पर पहले चैप्टर का नाम ध्यान रखेंगे। चैप्टर का नाम हो जाएगा मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, ठीक है। जबकि यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 जो ओल्ड एनसीईआरटी में है वो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो इसको भी हम लोग जो है
यहाँ पर कवर कर लेंगे दोनों में क्या क्या अंतर है। जहाँ तक मेरे को लगता है अंतर जो है वो डाटा का ज़्यादा नहीं होगा और ज़्यादातर चीज़ें हमारे पास सेम ही होंगी। तो अब यहाँ पर परिचय में दिया गया है कि रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र में रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीर उसे हमेशा आकर्षित करती थी। इस प्रकार से आप देखेंगे तो विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले अलग अलग लोगों की यहाँ पे तस्वीरें दिखाई गई हैं। इस प्रकार से रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को देख सकती हो। इसमें कुछ रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं, कुछ गर्म नर्म वर्षावनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना और वनों से सामग्री एकत्र करना भी सीख जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर परिचय दिया गया है। तो अब इस चैप्टर में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है अमेजन बेसिन में जीवन। अलग अलग क्षेत्रों में जीवन के बारे में दिया गया होगा और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इस चैप्टर में ज़रूर हमारे पास यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमेजन बेसिन में जीवन कैसा है। आप सभी जानते हैं कि अमेजन जो है वो आपका ब्राज़ील के अंतर्गत बहती है। और अमेजन बेसिन विषय के बारे में आप पहले मानचित्र को देखेंगे तो ये साउथ अमेरिका का मानचित्र है। ये आपके पास साउथ अमेरिका का मैप है। देखोगे आप तो साउथ अमेरिका में यहाँ पर वेनेजुएला है, यहाँ गुयाना है, यहाँ सूरीनाम है, यहाँ फ्रेंच गुयाना है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलीविया है, प्रागवे है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है। इसके अलावा ये देश ब्राज़ील है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री ब्राज़ील ही है। देखो कितना बड़ा देश है, ये देखोगे आप, देखो। और ये अमेज़न नदी का बेसिन है। इसमें सब में अमेज़न फॉरेस्ट भी है, तो ये अमेज़न की सहायक नदियाँ वगैरह हैं। और इस प्रकार से देखोगे आप कितना बड़ा बेसिन इस नदी का है। तो यहाँ पे अगर हम अमेज़न के बारे में देखेंगे, ध्यान दें कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित हैं। जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित हैं। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। भाई एकदम 0 डिग्री से होकर के बहती है, एकदम 0 डिग्री के ऊपर नीचे से। यहाँ पे देखोगे तो इक्वाडोर बिल्कुल 0 डिग्री पर है, इसलिए उसका नाम ही इक्वाडोर है कंट्री का, क्योंकि वो इक्वेटर पर है। और अमेजन नदी भी उसी बेसिन में बह रही है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ और चीज़ें दी गई है। जैसे दिया गया है, ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुँचती है। देखो यहाँ से निकल रही है ना, और यहाँ गिर जा रही है। तो यहाँ से निकल करके यहाँ गिर जाती है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। देखोगे आप कितनी नदियाँ मिल रही है इसमें। आप यहाँ पे देखोगे तो मेडिरिया नदी मिलती है इसमें। इसके अलावा इसमें जिंगू नदी मिलती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत ये जो टेक्रिस नदी है ये भी मिलती है। यहाँ पे जो निग्रो नदी है वो भी यहाँ पे अमेजन के अंदर आके मिलती है। तो बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो अमेजन नदी में मिलती है और इसका बेसिन तैयार करती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू के कुछ भागों में, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के भागों में भी अपवाहित होती है। अगर हम इस बेसिन में स्थित उन देशों का नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है, बिल्कुल इक्वाडोर से गुजरती है। इसके अलावा यहाँ पे कोलंबिया से गुजरती है। इसके अलावा आपका यहाँ पर ब्राज़ील से होकर के गुजरती है। ये आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ दिया गया है, क्या आप जानते हैं जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब
सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। अरे भाई साहब, ये आपको ध्यान रखना है भाई। जब उन्होंने इसकी खोज की थी तब जो है सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेडगियर और घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया, स्पेन के खोजकर्ताओं पर। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के एमेंजोस नामक महिला योद्धा का आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। ये आपको ध्यान रखना है, नाम अमेजन क्यों पड़ा, तो एमेजोस जो महिला योद्धा समूह था उसके नाम पर नाम यहाँ पर एमेजोस पड़ा है। अमेजन नदी का एमेजोस के नाम पर अमेजन पड़ा है। इसके अलावा सहायक नदियाँ क्या होती हैं, मुख्य नदियाँ में मिलकर के जो नदी को जल धारा देती हैं उसको हम सहायक नदी कहते हैं, और इसी से मिलकर के बेसिन तैयार होता है। जलवायु क्या है यहाँ पर, जैसा कि हम जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं उच्च आर्द्रता एवं अति उच्च होती है, जबकि रात के समय का तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी होती है। आप लोग जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड देखते होंगे ना, मैन वर्सेस वाइल्ड, बेयर ग्रिल्स का जो शो आता था, ठीक है, आप इस शो में ना उसका एपिसोड देख लो अमेज़न वाला, आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा अमेज़न फॉरेस्ट वाला। यूट्यूब पे आपको आसानी से मिल भी जाएगा। वर्षा वन यहाँ पर दिए गए हैं, रेन फॉरेस्ट हम किसको कहते हैं, तो अमेज़न का फॉरेस्ट काफ़ी पॉपुलर है भाई। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। बहुत घना जंगल है, इतना घना जंगल है कि सूर्य की किरणें भी चीर नहीं पाती है इस जंगल को। इतने सघन वन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश भी धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। जब जमीन तक पानी नहीं पहुँचेगा तो नमी जो है वो जमीन में बनी रहेगी, ऐसा हम देखते हैं। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, यानी जो बिना सूर्य की रोशनी के बढ़ सकती हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमीलाइट पैदा होते हैं। याद रखना है भाई, यहाँ आर्किड और ब्रोमीलाइट पैदा होते हैं अमेजन फॉरेस्ट में, परजीवी पौधों के रूप में। आर्किड और परजीवी मतलब जो दूसरे पर आश्रित रह करके अपना भोजन बनाते हैं। तो ऐसे पौधों में दो प्रमुख पौधे हैं, जैसे आर्किड हो गया और ब्रोमीलाइड हो गया, ये आपका अमेजन फॉरेस्ट के अंतर्गत पाए जाते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकुन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। देखो आप यहाँ पे ये टुकन पक्षी हमारे पास दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले, यहाँ पे चींटी के बारे में दिया गया ना, अमेजन के फॉरेस्ट में रेड आंट पाया जाता है। एक चींटी पाई जाती है जिसको हम रेड आंट कहते हैं। ये इतनी खतरनाक होती है कि अगर किसी को काट ले तो उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बहुत बहुत खतरनाक दर्द होता है इसके काटने का। यहाँ पे ब्रोमीलाइड में के बारे में दिया गया है, जो पौधा मैंने अभी बताया था अमेजन फॉरेस्ट में। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को सिंचित करता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर और सांप भी पाए जाते हैं, सरीसृप विभिन्न प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। सांप वगैरह भी पाए जाते हैं, पक्षी वगैरह पाए जाते हैं, है ना। इसको अगर यहाँ देखेंगे मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा, बोआ जैसी कुछ अन्य प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा हजारों कीड़े मकोड़े इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरानिया, मत्स्य समेत मछलियों के विभिन्न प्रकार भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। देखो कितने प्रकार के जीव जो है अमेजन फॉरेस्ट में पाए जा रहे हैं, इसलिए जैव विविधता के लिए ये क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। आओ कुछ सीखें। कुछ टीवी चैनल पर विश्व के वन्य जीव पर वृत्तचित्र प्रसारित करते हैं, इन्हें देखें, जैसे नेशनल ज्योग्राफी वगैरह हो गया।
अगर आप देखेंगे तो वर्षावन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वनों के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन दहन कृषि कर का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है। तो ध्यान रखना है आपको भाई, ये अमेजोन में रहने वाले निवासियों के बारे में बताया जा रहा है। मछली वछली वगैरह पकड़ते हैं, है ना। मुख्यतः जैसे यहाँ पे टेपियोका, अनानास और शकरकंद वगैरह ये लोग उगाते हैं। महिलाएं जो हैं, मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है यहाँ पे, तो महिलाएं जो है साग सब्जियाँ उगा करके भी परिवार का भरण पोषण करती हैं। जैसे वो कर्तन दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। कर्तन दहन पद्धति का मतलब क्या होता है? पहले जंगल को काट दिया जाता है और जंगल को काट करके जलाया जाता है, फिर उस पर कृषि की जाती है। इस तकनीक को हम कर्तन दहन तकनीक भी कहते हैं। या फिर जंगल को काट करके की जाने वाली खेती को हम झूम खेती भी कहते हैं। आप लोग जानते हैं झूम फार्मिंग आपके पास नागालैंड के अंतर्गत भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पर भी जंगल को काट करके खेती की जाती है, तो इसको कर्तन दहन कृषि या झूम फार्मिंग आप कह सकते हो। यहाँ जो रहने वाली जनजाति है उनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नगदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती है। कॉफ़ी के लिए तो बहुत प्रसिद्ध है ब्राज़ील, आप जानते हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है भाई, जो भी इम्पोर्टेंट आपको टर्म्स दी जा रही हैं वो आपको ज़रूर याद करना है। जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन नदी बेसिन में जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन के वर्षावनों का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने का व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। जैसा आप यहाँ पे देखोगे तो पहले इस प्रकार से जो वनों का क्रमिक विनाश, पहले देखोगे आप ऐसा घना सा जंगल, फिर इसको काट दिया है, फिर ये जंगल इतना रह गया, फिर अभी देखो और काटा जा रहा है। तो एक बड़ा चिंता का विषय है अमेजन के फॉरेस्ट का, जो यहाँ पर विनाश वगैरह हो रहा है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, सुंदरवन डेल्टा के बारे में बेसिकली इसमें बताया गया होगा। ये जो क्षेत्र है हमारे पास, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी यहाँ पर डेल्टा बनाती है, इसको हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। हम इस बारे में जानते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या हमारे पास दिया गया है। जैसे आपने वहाँ पे देखा था कि जो अमेजोन नदी है वो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो है वो प्रवाहित होती है, यानी लगभग भूमध्य रेखा जो है उसके आसपास प्रवाहित होती है। वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है वो 10 डिग्री उत्तर से और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में जो है वो स्थित है। जैसे घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढो। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का चित्र दिया गया है। ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदर डेल्टा। आप यहाँ पे देखेंगे तो
ये यहाँ पर हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आती है चेमायोंगडुंग से और ऐसे आते हुए भारत में ऐसे प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तराखंड से आती है और ऐसे आकर के दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। इस प्रकार हमारे पास यहाँ बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता लगाइए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में यहाँ पे चाप झील पाई जाती है, जिसको हमने पीछे भी डिस्कस किया था। विसर्पी नदी जब बहती है तो उसका इस प्रकार के झील बना देती है, इसको चाप झील कहते हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से सितंबर तक के बीच यहाँ पर जो है वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। ये आप बहुत आसानी से बता सकते हो। गंगा नदी उत्तराखंड से आपका निकल करके उत्तर प्रदेश से आपका बिहार, बिहार से आपका झारखंड, झारखंड से आपका वेस्ट बंगाल, इन राज्यों में प्रवाहित होती है। जबकि ब्रह्मपुत्र आप देखेंगे तो तिब्बत से आती है, अरुणाचल में आती है, असम में आती है और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आकर के गंगा से मिल जाती है। तो इन राज्यों में हमारे पास गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास दिया गया है कि बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा बेसिन में पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है, चूँकि धान के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। तो मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा लोग रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। उदाहरण के लिए 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जनसंख्या घनत्व में नापते हैं। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व देखोगे आप तो 190 है, 189 है। पश्चिम बंगाल का 1029 है और बिहार का 1102 है। तो देखेंगे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा कम है। अभी पेपर में पूछा भी था जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन, तो आप इससे अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर आपसे पूछ लेता है आगे इस चैप्टर के अंदर देखेंगे आगे यहाँ पर, तो इस बेसिन के बारे में क्या क्या दिया गया है। दिया गया है कि चावल की खेती जो है वो मैदान के क्षेत्रों में अधिक होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलों में जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना, जूट जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान देखने को मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क व कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है, यानी रेशम का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतीय पहाड़ों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा होता है। मैंग्रोव वनस्पति भी मैंने पीछे चैप्टर में आपको बताई है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले चीड़, देवदार, फर और शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो अलग अलग जगह आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के परिस्थितियों के अनुसार, जलवायु की परिस्थितियों के अनुसार पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये धान की कृषि का यहाँ पे चित्र दिया गया है और ये असम का चाय बागान यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर दिखाया गया वेदिकाओं में कृषि। वेदिका कृषि जैसे पर्वतीय कृषि हम कहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार के ढाल पर आपको सीढ़ीनुमा खेती देखने को मिलती है। इसको वेदिका कृषि के रूप में हम जानते हैं। यहाँ पे दिया गया है आगे कि बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं
हिल्सा मछलियों की लोकप्रिय प्रजातियां हैं, भाई ध्यान रखना है इसका। मछली एवं चावल वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रिय भोजन है। एक सींग वाला गेंडा, मगरमच्छ, ये यहाँ पर चित्र दिया गया है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलावण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सूसू अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। ये अंधी डॉल्फिन जो है, इसको सूसू कहा जाता है स्थानीय भाषा में, ध्यान रखना है आपको। ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाई जाती है। ये एक साफ झील है, इस प्रकार से झील दिया गया है। तो यहाँ पे एक कहानी दी गई है। विनोद एक मछुआरा है जो बिना यहाँ पे मतवाली बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों के पालने के साथ उसने अपने साथी इनको भी अपने साथ जो है शामिल कर लिया है। इस प्रकार का इस यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है हमारे पास, एक स्टोरी जो हमारे पास बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने, स्वच्छता पर ध्यान प्रयोग करने के लिए तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। ये आप जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में बड़े कस्बे भी हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, कोलकाता हो गया। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात एवं सुविकसित तंत्र उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों में लोग सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। नदी तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात बहुत प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पतन हैं। पर्यटन इस बेसिन की महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश में बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है। ये मानस जो वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, उसका यहाँ पर बाघ का चित्र दिया गया है। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें, न्यू एनसीईआरटी का ये लास्ट चैप्टर है, रेगिस्तान में जीवन। फिर ओल्ड एनसीईआरटी में भी एक चैप्टर हमको वहाँ पे भी देखना है, 1-2 चैप्टर उसमें भी दिए गए हैं छोटे छोटे, तो उनको भी हम देख लेते हैं। रेगिस्तान में जीवन में अलग अलग रेगिस्तानों के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है और क्या क्या परिस्थितियाँ वहाँ पर है। छोटा सा चैप्टर है, इस चैप्टर को भी हम फटाफट यहाँ पर निपटा लेंगे भाई। देखेंगे तो यहाँ इस चैप्टर का परिचय दिया गया है। आप अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी की जीव के लिए रहना कठिन होता है। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ गर्म हैं, कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, वहाँ कृषि करने के लिए लोग जो है वो बस जाते हैं। रेगिस्तान जो है वो एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता है अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान की विरल वनस्पतियाँ। इस प्रकार से सहारा डेजर्ट का भी यहाँ पे एक चित्र दिया गया है हमारे पास। गर्म सहारा, रेगिस्तान सहारा, तो सहारा आप जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी हिस्सा है उसमें पूरा सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। इसके बारे में दिया गया है यहाँ पर। विश्व में अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा डेजर्ट लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है? बिल्कुल। सहारा रेगिस्तान 11 देशों में घिरा हुआ है। जैसे देखेंगे आप कौन कौन से देशों में है ये। अल्जीरिया में है,
चाड में है, मिस्र में है, लीबिया में है, माली में है, मारितानिया में है, मोरक्को में है, नाइजर में है, सूडान में है, ट्यूनीशिया में है और पश्चिमी सहारा। ये इतने देशों में फैला हुआ है भाई, ध्यान रखना है आपको। 11 देशों में घिरा हुआ है, इनके नाम भी नोट कर लेने हैं। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह स्थानों पर 2500 मीटर की ऊंचाई से अधिक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ आपको इस प्रकार के चट्टानी पत्थर भी सहारा डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। आप ये देखेंगे तो ये अफ्रीका का मैप है और अफ्रीका के ऊपर वाले हिस्से में पूरा सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सहारा एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ मगर पाए जाते थे, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु पक्षियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। जलवायु अब देखेंगे कारण। यहाँ पर सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 सेल्सियस दर्ज किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये आपको नोट कर लेना है। जितने भी पॉइंट हैं क्या आप जानते हैं वाले, ये जो आप क्या आप जानते हैं वाले पॉइंट हैं, ये सब आपको नोट कर लेने हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु बहुत गर्म और शुष्क है। यहाँ वर्षा ऋतु अल्पकाल होती है, यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होता है। नमी संचय होने के अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन में अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिसमें रेत नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म होती हैं। ताप का विकिरण करने होने से चारों तरफ कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं, तापमान गिरकर जो है हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो भाई रेगिस्तान में यही दिक्कत है, दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, रात के समय बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर पेड़, एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ घिरे होते हैं। ये हरित द्वीप पर पाए जाते हैं। जैसे इस प्रकार के पेड़ खजूर के आपको देखने को मिलेगा। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियां, छिपकलियां यहाँ पर मौजूद रहते हैं। वैज्ञानिकों को तो यहाँ मछली के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? सहारा डेजर्ट में मिले हैं भाई मछली के कंकाल। इसका मतलब है पहले ये डेजर्ट हरा भरा था। लोग सहारा रेगिस्तानी कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें देखो भाई, सहारा में रहने वाले बेदुइन और तुआरेग भी शामिल हैं। बेदुइन और तुआरेग सहारा डेजर्ट में रहते हैं, आपको ध्यान रखना है भाई। चलवासी जनजाति के लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान मिस्र में नील घाटी के लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से खजूर के पेड़ उगते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है भाई। मिस्र में जो कपास उगाई जाती है पूरी दुनिया में फेमस है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद के लिए अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण खनिज जैसे लोहा हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीज हो गया, यूरेनियम आदि शामिल हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में परिवर्तन भी आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों के ऊंचे ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन, ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक व्यापार के लिए ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। मतलब जब
हवा जो है रेत को उड़ा करके ले जाएगी तो वहाँ गड्ढा बन जाएगा। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, तो नीचे से जो ज़मीन के अंदर का पानी है वो इस सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुउद्यान बनते हैं। ये उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, इनके आसपास लोग निवास करते हैं। खजूर के पेड़ और अन्य फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। कभी कभी मरुउद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुउद्यान ऐसा ही, देखो ध्यान रखना है, मोरक्को में टेफिलालेट जो है एक मरुउद्यान है, विशाल मरुउद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये आपको नोट कर लेने हैं भाई। इसके बाद हमारे पास ठंडा रेगिस्तान शीत मरुस्थल है लद्दाख। लद्दाख के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं हम एक बार। लद्दाख दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। भाई ध्यान रखना, ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्रास, जो लद्दाख में स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख का एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ, दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियाँ हैं। लद्दाख से अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ यहाँ महाखड्ड यानी गॉर्ज का निर्माण करती है। वी आकार की घाटी नदी जो बनाती है उसको गॉर्ज कहते हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे गैंगरी हिमानी। आपसे पूछे गैंगरी हिमानी कहाँ है, तो ध्यान रखना लद्दाख में। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर तक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता से महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। रात में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है, लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता रहता है। क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। ये आप देख पा रहे होंगे, लद्दाख का मरुस्थल है। लद्दाख का मरुस्थल दिखाया गया है इसमें। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया बहुत ही कम वर्षा यहाँ पर होती है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर यहाँ पर प्रतिवर्ष वर्षा होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्यताप का अनुभव कराता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर में छाया हो, तो आप एक साथ एक समय में ही ऊष्माघात यानी तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। यहाँ पर लद्दाख में खापाचान, लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। ये भी ध्यान रखना है भाई, लद्दाख को खापाचान कहा जाता है, जिसका मतलब होता है हिमभूमि। क्या आप जानते हैं, मैं यहाँ पर एक दिया गया है, इसको देखते हैं। दिया गया है चिरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। तो चिरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है, यानी जो समाप्त होने की स्थिति में है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है। भाई चिरू या तिब्बती एंटीलोप जो है, इसका शिकार शाहतूश ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। ये आपको ध्यान रखना है। वनस्पति एवं प्राणी जात, यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। जानवरों के चरने के लिए कहीं कोई घास झाड़ियाँ नहीं है। घाटी में सरपत, विलो और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुमानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन हो गया, रेड स्टार्ट हो गया, तिब्बती स्नोकॉक हो गया, रेवन हो गया और हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। ध्यान रखना है कौन कौन से पक्षी पाए जा रहे हैं यहाँ। रॉबिन हो गया, रेड स्टार्ट हो गया, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन और हूप, ये पक्षी लद्दाख में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पशुओं की प्रजाति में जंगली बकरी, यहाँ पर जंगली भेड़, याक या फिर कुछ विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध के उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। ये आपके पास लद्दाख के अंतर्गत मिलती है। लोग अगर हम देखेंगे
तो आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? बिल्कुल। ये अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस मठ हो गया, जैसे जैसे थिक्से हो गया, जैसे से हो गया, जैसे लामायूर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है भाई, ये मठों के नाम ये लद्दाख में स्थित हैं, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ नोट करनी। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानों को भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग से भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? तो हमने दर्रों के बारे में पढ़ा है, क्लास में मैंने बताया था थर्ड बैच के अंदर कौन कौन से दर्रे जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो जैसे बारालाचला दर्रा, ये दर्रे आपके जो इस बेल्ट के अंतर्गत है, नॉर्थ वाली बेल्ट में, वो सब बताए थे हिमाचल वगैरह वाले। शिपकिला दर्रा, ये सारे दर्रे हमने पढ़े थे वहाँ पर। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदान, हिमनदों की सैर, उत्सव अनुष्ठानों को देखना यहाँ प्रमुख पर्यटक का आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता एवं मितव्ययिता से इनका उपयोग करते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। यहाँ पर बारालाचला के बारे में दिखाया गया है। मनाली लेह 4 दर्रों से होकर के गुजरता है। मनाली लेह राजमार्ग, जैसे रोहतांगला, बारालाचला, लुंगलाचला, इसके अलावा टंगलंगला। यह राजमार्ग जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ़ को मार्ग से हटा दिया जाता है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके साथ ही न्यू एनसीईआरटी की बुक हमारे पास कंप्लीट। ओल्ड में हमारे पास 1-2 चैप्टर और हैं, तो ओल्ड एनसीईआरटी के उन चैप्टरों को एक बार फटाफट से देख लेते हैं, केवल एक नज़र में। ज़्यादा हमको कोई भी चीज़ वहाँ पर गौर नहीं करनी है। तो ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे दिया गया जो चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। ये न्यू एनसीईआरटी में आपके पास नहीं है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट आप वनस्पतियों पर आ जाओ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर वनों के प्रकार में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, है ना। इन वनों को हम जो है वर्षावन भी कहते हैं। इन वनों को वर्षावन भी कहते हैं। ये घने भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। तो जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, गर्मी होती है, भूमध्य रेखा के आसपास ऐसे वन जो है पाए जाते हैं। चूँकि यहाँ मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार यानी एवरग्रीन कहा जाता है। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय सूर्य का प्रकाश वनों के अंदर नहीं पहुँच पाता है। जैसे अमेजन के फॉरेस्ट हो गए, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक उदाहरण है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ कास्ट जैसे रोजवुड, आबनूस और महोगनी आदि पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का उदाहरण है। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। भाई इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, अमेजन फॉरेस्ट को जो है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर दिखाया गया है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को भी मार कर खा सकता है। लगा सकते हैं आप कितना विशाल होगा ये। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी जो पतझड़ वन होते हैं, ये मानसूनी पर्णपाती वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित करने के लिए यहाँ शुष्क मौसमों के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम, शीशम आते हैं। ध्यान रखना है कौन कौन से वृक्ष आते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको प्रत्येक में ध्यान रख लेना है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो
दृढ़ काष्ठ फर्नीचर यातायात निर्माण सामग्री के लिए उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि हैं। ठीक है। भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन, पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उन राज्यों के नाम लिखें। तो यहाँ पर पर्णपाती वनों का जो है एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर शीतोष्ण सदाबहार वन अगर आप देखेंगे तो ये गोल्डन लंगूर का चित्र दिया गया है, हाथी वगैरह दिए गए हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन ये मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं, आपके महाद्वीपों के किनारों पर स्थित, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका में, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़, यूकेलिप्टिस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन ये उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर मिलते हैं। अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप, तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियों को शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ बांज, ऐस, बीज, हिरण, लोमड़ी, भेड़िया आदि जानवर पाए जाते हैं। फीजेंट, मोनाल आदि पक्षी पाए जाते हैं, जैसे फीजेंट इसका है, मोनाल का चित्र दिया गया है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति जो भूमध्य सागर के क्षेत्र में पाई जाती है, यानी आपके पास उत्तरी अफ्रीका के पास और दक्षिणी यूरोप के क्षेत्र में जो वनस्पतियों का विस्तार देखने को मिलता है वो यहाँ पर दिया गया। जैसा आप जानते हैं कि अधिकांश भागों पर शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीप के पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी किनारे भी भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले देशों में ये वनस्पति पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे संयुक्त अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, नींबू वंश, सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों को अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया जाए। यहाँ वन्य जीवन बहुत कम है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भाई भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों के लिए कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको, विश्व का फलोद्यान भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। शंकुधारी वन, जैसे इस प्रकार के आप वन देखते हैं, इन वनों को शंकुधारी वन कहते हैं, जो खुले हुए नहीं होते हैं। ऐसे वन जो होते हैं इनको शंकुधारी वन कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी, इन्हें टैगा भी कहते हैं। भाई ये वन अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य अखबारी कागज बनाने में काम आती हैं। नर्म काष्ठ का उपयोग माचिस पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी तैयार किया जाता है। चीड़, देवदार इन वनों के मुख्य प्रकार हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ हुआ। तो इस प्रकार से आप इन वनों का भी ध्यान रख सकते हैं। अब वनों के बाद हमारे पास है घासी स्थल। वनों में ये ध्यान रखना कौन सा वन है, किस प्रकार का वन है, कहाँ पाया जाता है, क्या विशेषता है, ये आपको वन के नोट्स ऐसे बनाने हैं। भाई वन के बाद हमारे पास घासी स्थल दिए गए हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घासी स्थल, ये भूमध्य रेखा के किसी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले होते हैं। यानी जो बीच में इक्वेटर के क्षेत्र में हमको वन देखने को, घास के स्थल देखने को मिलते हैं, इसे उष्णकटिबंधीय घास के स्थल कहते हैं। 3-4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना जो है, सवाना घास का स्थल इसी प्रकार का उष्णकटिबंधीय स्थल है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय स्थलों में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ जो है जानवर पाए जाते हैं। तो सवाना देखना अफ्रीका के अंतर्गत, सवाना घास स्थल कहाँ है, अफ्रीका में है, ध्यान रखना है। और उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, जो भूमध्य रेखा के आसपास घास स्थल पाए जाते हैं, उन्हें उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहते हैं, ध्यान रखना है। शीतोष्ण घास स्थल ये अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। भाई याद रखेंगे, अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीप के भीतरी भागों में घास की छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में जंगली भैंस, बाइकन, एंटीलोप पाए जाते हैं। यहाँ पे जिराफ वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
जैसे अफ्रीका में जो घास स्थल हैं पूर्वी अफ्रीका में उसे सवाना कहते हैं। ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो हैं उन्हें कंपोस्ट कहा जाता है। वेनेजुएला में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं इन्हें लानोस कहा जाता है। ये आप इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोस्ट, वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अर्जेंटीना में पैम्पोस कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका में वेल्ड कहते हैं, मध्य एशिया में स्टेपी कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में डॉन कहते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंटीली झाड़ियाँ, ये आपका रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ वर्षा की कमी के कारण कंटीली झाड़ियाँ वगैरह हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है। अगर आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो मतलब पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल में जाएंगे तो बहुत ठंडा होता है। यहाँ सीमित प्रकार की वनस्पति मिलती है, केवल काई लाइकेन जैसी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। काई वगैरह आपने देखा होगा, काई जम जाती है ठंडे क्षेत्र में, है ना, पानी वाले इलाके में काई वगैरह सामान्य रूप से जम जाती है, ये आप जानते हैं। अगर हम देखेंगे तो ऐसा ही आपको ध्रुवीय प्रदेशों में भी देखने को मिलता है। अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं, मतलब केवल गर्मियों में छोटे समय के लिए विकसित होती है। इन्हें टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, भाई ध्रुवों पर जो वनस्पति पाई जाती है इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में ये वनस्पति पाई जाती है। यहाँ जानवरों का शरीर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है, उनकी ठंडी जलवायु सुरक्षित रखती है। जैसे सील हो गया, वॉलरस हो गया, कस्तूरी बैल हो गया, ध्रुवीय उल्लू हो गया, ध्रुवीय भालू हो गया, बर्फीली लोमड़ी हो गया। ये इस प्रकार से यहाँ पर जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ ये हमारे पास चैप्टर कंप्लीट, ये एक अलग चैप्टर था। ये चैप्टर हमने न्यू एनसीईआरटी में अभी कवर किया, तो आपने देखा ये वही चैप्टर है जो हमने अभी अभी पढ़ा था उसके अंदर। फिर इसके अंदर एक अलग चैप्टर जो है ये है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन, प्रेयरी। तो अभी मैंने आपको नाम बताए थे ना, ये नाम आपको नोट कर लेने हैं भाई, जो मैंने आपको यहाँ पे बताए थे। इस चैप्टर में मैंने अभी आपको घास के मैदानों के नाम बताए थे, ये वाले। तो ये आपको पता होना चाहिए उष्ण कटिबंधीय हैं या शीतोष्ण कटिबंधीय हैं, कहाँ कहाँ पर घास के स्थल हैं, कौन कौन से हैं। तो यहाँ दिया गया है सबसे पहले हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में जो ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर है। इस चैप्टर में भी आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो इसमें घास स्थलों के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले एक घास स्थल के बारे में बताया गया, प्रेरी। प्रेरी उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास स्थल का मैदान है उसे प्रेरी कहते हैं। प्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रिएटा से हुई है, जिसका अर्थ होता है शाद्वल। तो ध्यान रखना है आपको कि अमेरिका में जो घास के मैदान मिलते हैं हमको नॉर्थ अमेरिका में, उसे प्रेरी कहा जाता है। समतल मंद ढलान पहाड़ी वाले प्रदेश होते हैं जहाँ पेड़ कम होती है, घास अधिक होती है। वास्तव में घास विशाल क्षेत्र है, प्रेरी वृक्ष रहित, परंतु इसलिए वास्तव में यह घास का सागर है। अगर आपको पूछेगा घास का सागर किसको कहते हैं तो प्रेरी को कहते हैं। प्रेरी के पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। ध्यान रखना भाई, अगर मैं ये नॉर्थ अमेरिका मान के चलूँ तो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में यानी इस वाले हिस्से में रॉकीज पर्वत है, जो अलास्का से शुरू होकर के आपका नॉर्थ अमेरिका की वेस्टर्न बेल्ट में पूरा फैला हुआ है। यहाँ सामने की तरफ पर एक लेक है जिसका नाम है ग्रेट लेक। तो आपको ध्यान रखना है इनके बीच में जो मैदान है घास के, उन मैदानों को प्रेरी कहा जाता है, जो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा के कुछ भागों में फैले। अमेरिका में प्रेरी अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियाँ तथा कनाडा में प्रेरी का अपवाहन सास्केचुआन नदी की सहायक नदियाँ करती हैं। ध्यान रखना है कि अमेरिका में प्रेरी के मैदान में मिसिसिपी नदी बहती है, जबकि कनाडा में प्रेरी में मैदान में यहाँ पे सास्केचुआन नदी बहती है। भाई ध्यान रखना है इसको। ये नॉर्थ अमेरिका का चित्र है, देखोगे आप यहाँ पर तो ये रॉकीज माउंटेन है आपका, इस प्रकार से फैला हुआ है। यहाँ पर ये जो बीच वाला क्षेत्र है इसको हम प्रेरी कहते हैं भाई। ये बीच वाला अमेरिका का जो क्षेत्र है प्रेरी कहलाता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर चिनूक दिया गया है। चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है। ध्यान रखना, चिनूक गर्म पवन है। पवनें बहुत सारे प्रकार की हैं, चिनूक का आपको ध्यान रखना है। ये गर्म पवन है, शीत ऋतु में बहती है और कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ़ पिघलने लगती है एवं पशुओं को चरने के लिए चारागाह उपलब्ध होते हैं। भाई चिनूक पवन जो है गर्म पवन है। बर्फ़ जब ये घास के मैदानों की बर्फ़ चलती है तो घास के मैदानों की बर्फ़ को पिघलाते हुए चलती है।
इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये घास के मैदानों के लिए उपयोगी है, पशुपालकों की सहायक पवन इसको हम लोग कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जलवायु के बारे में दिया गया है। महाद्वीप में स्थित होने के कारण यहाँ तापमान चरम वाली जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग का हिमांक -20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये यहाँ पर तापमान जो है वो अमेरिका और कनाडा के प्रेरी मैदानों के बारे में दिया गया है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। यहाँ वर्षा सामान्य होती है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। चिनूक पवन जो है वो नॉर्थ अमेरिका में बहती है, घास के प्रेरी घास के मैदानों में, ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ दिया गया है हमारे पास वनस्पति और प्राणी जात। तो प्रेरी घास के मैदानों में, जैसे प्रेरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं, जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ शरपत विलो, ऑल्डर, पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि यहाँ मिट्टी उपजाऊ होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का है, जबकि दूसरी उगने वाली आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फा हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम एवं अनिश्चित होती है, वहाँ पैदा होने वाली घास छोटी एवं नुकीली होती है। ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। विशाल मवेशी फार्म को रेंच व उसकी देखभाल करने वालों को काउबॉय कहते हैं। भाई ध्यान रखना, जो बड़ी एक काउबॉय है, जो बड़ी मवेशी फार्म होती है उसको रेंच कहा जाता है। बाइसन या अमेरिकी भैंस जो है, ये जैसे अमेरिकी भैंस, इसको बाइसन कहते हैं, ये प्रेरी घास के मैदान में पाई जाती है। निरंतर शिकार के कारण ये पशु जो है वो लुप्त हो गए हैं। अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रदेश में खरगोश, काइगोट, गोफर या प्रेरी कुत्ता पाया जाता है। तो ध्यान रखना कौन कौन से जीव जंतु यहाँ पे प्रेरी में पाए जाते हैं। कंबाइन संयंत्र, ये बुआई जुताई वगैरह के लिए एक मशीन में यहाँ पर दिखाई गई है। लोग यहाँ पर कौन कौन से रहते हैं तो वो आपको बताया गया है। लोग अगर हम देखेंगे तो इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं, विलुप्त संसाधनों का उपयोग करते हैं। ये इसमें कुछ खास हमारे पास यहाँ पर है नहीं ऐसा। आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। तो वेल्ड यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है। वेल्ड के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना है। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह वेल्ड नामक डच आदिवासियों दक्षिण अफ्रीका को के ब्रिटिश उपनिवेश यानी दक्षिण अफ्रीका पर ब्रिटेन का कब्जा होने से पहले वेल्ड नाम जो है वो डचों के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में शीतोष्ण घास स्थलों को दिया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थलों को वेल्ड कहते हैं। वेल्ड 600 से 1100 मीटर की ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। यह ड्रैक्सबर्ग पर्वतों से घिरा है। ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। वेल्ड 600 से 1100 मीटर की ऊंचाई तक उर्मिल पठार होते हैं। यह ड्रैक्सबर्ग पर्वतों से घिरा है। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान है। भाई कालाहारी डेजर्ट भी आपका अफ्रीका में है, वेल्ड के पश्चिम में है। इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड है, जिसकी ऊंचाई 1600 मीटर से अधिक है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, वेल्ड से घिरे देशों का नाम बताइए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अफ्रीकी वेल्ड जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे जलवायु, हिंद महासागर प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु नम होती है। शीत ऋतु में ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु में अल्पकालिक गर्म और ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी और ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। यहाँ वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में कम वर्षा होती है तो यह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर वनस्पति और प्राणीजात दिए गए हैं, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे जैसे बबूल, मोला जैसे ऊंचे वेल्ड पेड़ उगते हैं। प्रमुख जानवर शेर, चीता, तेंदुआ वगैरह पाए जाते हैं। वेल्ड के निवासियों के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी फसलों की खेती करते हैं। मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है, जैसे यहाँ पे मक्का, गेहूँ, अखरोट ये फसलें उगाई जाती थी। तंबाकू, गन्ना जैसी नगदी फसलें भी यहाँ पे उगाई जाती हैं।
वेल्ड क्षेत्र में भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। भेड़ ऊन के लिए पाली जाती है और इससे वो जो है मेरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है जहाँ तथा दुग्ध उत्पादन का यहाँ दूसरा व्यवसाय है। जैसे मक्खन, चीज़, दुग्ध पदार्थों को निर्यात किया जाता है वेल्ड क्षेत्र से। वेल्ड खनिजों के लिए प्रचुर भंडार है। यहाँ लोहा, कोयला उपलब्ध है। लोहा इस्पात विकसित हो गया। सोना, हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ये किम्बरले हीरे की खान यहाँ पर दिखाई गई है। इसके अलावा हीरा एवं सोने के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। धीरे धीरे अफ्रीका ब्रिटेन उपनिवेश बन गया। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था है। यहाँ पर हमारे पास ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इसके साथ ही हमारे पास बुक कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि ये चैप्टर हमने न्यू एनसीईआरटी से पढ़ लिया है अभी, रेगिस्तान में जीवन, और ओल्ड एनसीईआरटी को भी हमने साथ साथ कवर कर दिया है। होपफुली आपको ज्योग्राफी अच्छे से समझ आई होगी। तो क्लास 7th की ज्योग्राफी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको ये क्लास 7th की ज्योग्राफी पूरी अच्छे तरीके से समझ आई है, और अगर आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर अपने सुझाव और प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।